हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10th का ज्योग्राफी देखेंगे पूरा वन शॉट। एक ही वीडियो में ऐसा होगा कि आपको जो भी 7, 8, 9 चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़रूर इसको अच्छे से देखिए ताकि आप कम समय में पूरा चैप्टर को ख़त्म कर ले। क्लास 10th का भूगोल, सबसे पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और तो इसमें देखेंगे संसाधन क्या होते हैं, बहुत सारा बात। तो स्टार्ट ही डायरेक्ट करते हैं। तो सब संसाधन क्या कि हमारे, क्योंकि ये सब 9th 10th का चीज़ें हैं और आप लोग ग्रेजुएशन पास हो गए तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लगेगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या कुछ नया बात रहेगा तो उसको दोहरा देंगे ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। तो इसलिए डायरेक्ट पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ सकते हैं। संसाधन क्या है? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। तो जो भी सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, चाहे आर्थिक रूप से उसका भविष्य में उपयोग हो, और जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिस वस्तु को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तो वो सारे वस्तुएं संसाधन कहलाती है जो हमारे उपयोग में आ जाए। संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन डिवाइड किया गया हुआ है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, योग्य और अनवीकरणीय संसाधन ये डिवाइड किया गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को विभाजित किया गया हुआ है। यहाँ पे विकास के स्तर पर संभावी विकसित खंड और संचित कोष, तो इस तरह से इतने सारे तरीक़ों से संसाधन के प्रकार किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य, प्राणी जात आदि। अजैव संसाधन ऐसे जो निर्जीव है, चट्टानें, धातुएं, ये सब आ जाएगा। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर देख लिए जैव अजैव। उसका समाप्यता के आधार पर ये भी देख लिए, और यहाँ पे देख रहे हैं कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। तो रासायनिक, भौतिक चाहे यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा जो इसको हम बार बार बना सकते हैं तो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे वायु, जल आदि। और नवीकरणीय संसाधन वे होता है जिसको आप बार बार नहीं बना सकते, जैसे खनिज संसाधन हो गया, ये सब। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत, नाम से पता चल रहा है कि वैसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, यानी कि समझिए जो प्राइवेट वस्तुएं हैं वे व्यक्तित्व संसाधन के उदाहरण हैं। जैसे किसान का ज़मीन, घर, ये सब व्यक्तित्व संसाधन में आता है। सामुदायिक संसाधन में नाम से पता चल रहा है कि समुदाय के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। राष्ट्रीय संसाधन एक राष्ट्र में उपलब्ध या एक भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी सामान मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा के 200 मील दूरी पर से खुली महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा जो होता है 200 मील दूरी पर से खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में, इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो नाम से भी बहुत चीज़ मालूम हो जाता है। विकास के स्तर पर संसाधनों पर, यहाँ पे विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो संभावी संसाधन वे संसाधन जो वर्तमान में किसी प्रदेश में विद्यमान नहीं है परंतु उनका उपयोग भी नहीं किया गया है, तो वे संभावी संसाधन कहलाते हैं। मतलब किसी जगह पर है और उसका उपयोग नहीं किया गया है तो वे संभावी संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तो भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकेगा। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडारित संसाधन, नाम से पता चल रहा है कि प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है और वह भंडारण संसाधन कहलाते हैं। अब संचित संसाधन वे संसाधन जिन्हें अभी
तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधन जो है लेकिन उसको तकनीकी ज्ञान के उपयोग से भविष्य में उसको प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, तो उस तरह के संसाधन संचित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों के विकास। तो मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, ऐसा इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है। फलस्वरूप निम्नलिखित कुछ समस्याएं पैदा हो गई है संसाधन को लेकर। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया है। सतत पोषणीय विकास। तो संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों भी अपनी आवश्यकता पूरी करते रहे, तो उस तरह के विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। एजेंडा 21 में है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। इसका उद्देश्य ये था, सबसे पहले एजेंडा 21 क्या है, तो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। इसका उद्देश्य ये था कि समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है, तो ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा उपाय या तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है वे संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कि संसाधनों का उचित उपयोग आप अगर निश्चित करेंगे कि संसाधन का हमें इस तरह से उपयोग करना है, तो ये कहलाता है संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन। तो संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल, संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। तो अगर ये सब को बात रखेंगे तो संसाधन नियोजन कर सकते। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। तो पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधन की पहचान और उनका तालिका बनाना, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी, संस्थागत ढांचे का सही से इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन का सही तालमेल बैठाना। तो ये सब करके आप संसाधन नियोजन कर सकते हैं। अब संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उचित प्रबंधन ताकि जल, भूमि, वनस्पति एवं मृदा का इस प्रकार से करना कि भविष्य की पीढ़ी भी उसका उपयोग करे और उसका ख्याल रखा जाए, तो ये संसाधन संरक्षण में आ जाएगा। अब भू संसाधन। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी से और योजनाबद्ध तरीकों से करना चाहिए। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर है कि 43% भूमि मैदान है जिस पर कृषि और उद्योग का विकास हुआ है, और लगभग 30% भूमि पर पर्वत है। यानी कि 43% तो मैदानी क्षेत्र है, 30% जो भूमि है वह पर्वत स्थित है, जो 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्र जो कि 30% है, और बच गया जो 27% का हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भूमि का उपयोग बहुत सारा होता है, जैसे भौगोलिक प्रक्रिया। जिस भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग एक भौगोलिक प्रक्रिया है जिससे अपने अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाला ये सब तत्व। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कृषि के लिए कौन कौन से भूमि जो
उपलब्ध लायक नहीं है। तो बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, इमारतें, सड़कें, ये सब जो है वह अनुपलब्ध भूमि में आता है। अब परती भूमि क्या है? तो वर्तमान परती, जहाँ कृषि 1 वर्ष या उससे कम समय खेती न की गई हो, मतलब ऐसे ही खेती छोड़ दिया गया हो, तो वे भूमि परती भूमि में आ जाएगा। अन्य परती, जैसे अन्य परती जहाँ 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो, तो ये अन्य परती भूमि में आता है। अन्य कृषि योग्य भूमि अस्थायी चारागाहें तथा अन्य गदोचर भूमि, विविध वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि। तो ये सब अन्य कृषि योग्य भूमि जो है, इसमें यूज किया जाता है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्षों या इससे अधिक समय से खाली है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बोए गए क्षेत्रों को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? 1 वर्ष में 1 बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप के प्रकार, तो अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप के प्रकार में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक जैसे भू आकृतिक, मृदा, जलवायु, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल है। भू निम्नीकरण के कारण, तो खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण, वन उन्मूलन, ये सब इसको नुकसान कर देता है भूमि को। भूमि संरक्षण के उपाय में आप वन आरोपण कर दीजिए, वन को रोक दीजिए, पशुचारण और फिर रक्षक मेखला, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्कृत, मृदा संसाधन, इस सब तरीके से आप भूमि संरक्षण कर सकते हैं। मृदा संसाधन के बारे में कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो मिट्टी में ही खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास है, बहुत अलग अलग तरह जीव इसमें रहते हैं। मृदा का निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। जो शैल होते हैं उसके मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें पानी का बहाव, पवन, ये सब शामिल है। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भी योगदान होता है। मृदा के प्रकार में लाल एवं पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, ये सब आते हैं। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। अब यहाँ पर सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विकसित रेत, सिल्ट तथा मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी जलोढ़, यहाँ पर है कि रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। आयु के आधार पर पुरानी यानी कि जलोढ़, जिसको बांगर कहते हैं, और नई जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं। बांगर पुराना हो गया, खादर नया हो गया। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलें उपयोगी होते हैं। काली की बात करते, काली मृदा, तो रंग काला, अन्य नाम इसको रेगल मृदा भी कहते हैं, और रंग काला और इसका अन्य नाम रेगल मृदा है। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति होती है काली मृदा में। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है काली मृदा का। काली मृदा का निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्माण होता है। काली मृदा में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है काली मृदा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है काली मृदा। काली मृदा के बारे में समझ गए। अब लाल एवं पीली मृदा के बारे में बात करते हैं। तो लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल और कहीं कहीं पे पीला होता है। यह अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है। चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो
खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा। लैटेराइट मृदा, तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये लैटेराइट मृदा विकसित होते हैं। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम से ये लैटेराइट मृदा बनता है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त होता है इस तरह की मृदा, जो कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। तो लैटेराइट मृदा के बारे में भी जान लिए। अब रंग मरुस्थलीय मृदा बात कर लेते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा रंग लाल भी होता है और भूरा भी होता है। रेतीली तथा लवणीय ये होते हैं। शुष्क जलवायु, उस तापमान के कारण जल वाष्पन की दर बहुत अधिक होती है, मतलब जल जल्दी वाष्पन कर हो जाता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा में कमी होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर सिंचाई प्रबंधन सही से करेगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद पहाड़ी पद, पीडमाउंट जोन, तो किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पहाड़ी पद या पीडमाउंट जोन किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, तो ये पहाड़ी पद कहलाता है पश्चिमी। अब दक्कन ट्रेप, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मृदा वाला क्षेत्र होता है वह दक्कन ट्रैप कहलाता है। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ है। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होता है। वन मृदा में देख लेते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है वन मृदा। ये पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार होता है। वन मृदा जो होते हैं नदी घाटी में मृदा दोमट और सिल्टदार होता है। इसमें अधिक सीलक तथा ह्यूमस रहित ये होते हैं। खादर एवं बांगर में अंतर तो मैंने देख ही लिया कि ये पुराना होता है वो नया होता है। नया होने के कारण अच्छा से कृषि होता है, बहुत सारा ये है। अब मृदा अपरदन समझ गया कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन के कारण वन को उखाड़ना, अति पशुचारण, निर्माण व खनन प्रक्रिया है। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिम नदी, जल ये सब के कारण मृदा अपरदन होता है। उसके बाद है कृषि के गलत तरीक़ों से भी मृदा अपरदन होता है। पवन द्वारा मृदा अथवा ढालू क्षेत्र मृदा उड़ा जाता है। मृदा अपरदन के समाधान है ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से, बड़े खेतों को पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी लगाकर मृदा अपरदन रोक सकते। खेत के चारों तरफ पेड़ की कतार में लगातार एक मेखला बनाना, वन रोपण, ये सबसे आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अति पशुचारण को नियंत्रित करके भी आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अब यहाँ पर है अब नलिकाएँ। बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाती है। यानी कि बहता हुआ जल जो मिट्टी को काटते हुए एक गहरी वाहिकाएँ बनाती है जिसको अवनलिकाएँ कहते हैं। तो यही हो गया, एक समझिए मिट्टी एक काट कर एक नाला की तरह बना लेता तो वह अवनलिकाएँ कहलाती है। उत्खात भूमि, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। खड्डू भूमि, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को, यानी कि जो जोतने योग्य नहीं रहती है उसको उत्खात भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में जो मिट्टी रहता है उत्खात मिट्टी, उसी को खड्डू भूमि कहते हैं चंबल बेसिन में। अब पवन अपरदन, यानी कि पवन द्वारा मृदा और ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया। सेकेंड चैप्टर है वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधन। तो वन एवं वन्यजीव संसाधन में हो गया कि जैव विविधता। सबसे पहले देख लेते हैं। जैव विविधता का अर्थ है आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए तथा परस्पर निर्भर, मतलब आपस में जुड़े हुए और परस्पर निर्भर पादपों और जंतुओं के अलग अलग प्रकार को जैव विविधता कहते हैं। वन्य जीवन हो गया अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं। फ्लोरा और फौना। फ्लोरा कहने का अर्थ हो गया किसी क्षेत्र या काले विशेष के पादप, यानी कि पेड़ पौधे के समूह को फ्लोरा कहते हैं। और फौना हो गया कि जंतुओं के समूह को फौना कहते हैं।
तो भारत में वनस्पति और प्राणी जात की बात करते तो भारत अपने वनस्पति जात यानी कि फ्लोरा में बहुत ज़्यादा संपन्न है, समृद्ध है। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां हैं, वहीं पे 15,000 पुष्प का प्रजातियां है। मतलब सिर्फ पेड़ पौधे जो है वह 47,000 है, 15,000 जो है वह पुष्प प्रजाति स्थानिक है, यानी कि सिर्फ भारत में ही जो पाया जाता है वह 15,000 है। भारत अपने प्राणी जात में भी ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर 81,000 से अधिक प्राणी या जंतु प्रजातियां हैं। यहाँ पक्षियों की बात करें तो 1200 से अधिक वैरायटी है, मछलियों की वैरायटी 2500 से अधिक है। यहाँ लगभग 60,000 प्रजातियों में के कीट पतंग भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से विविध तरीके से भारत में लुप्त प्राय प्रजातियों जो नाजुक अवस्था में है, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनसिगनिस, महुआ की जंगली किस्म और हुबरिया हेप्टान्यूरॉन घास की प्रजाति, ये सब जो है वह लुप्त प्राय प्रजातियाँ जो बहुत नाजुक अवस्था है, मतलब ये जल्द ही कुछ ही सालों में ख़त्म होने का चांस है, लुप्त होने का खतरा झेल रही है ये सब। भारत में बड़े प्राणियों में स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियों और जल स्थल चरों की 3 जातियाँ लुप्त होने का खतरा झेल रही है। लगभग 1500 पादप जातियों के भी लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। प्रजातियों का वर्गीकरण, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी कि IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो सामान्य जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, शाल, चीर और कृंतक रोडेंट्स, ये सब सामान्य प्रजाति में। लुप्त प्रजातियाँ वे हैं कि आवासों में खोज करने पर वो अनुपस्थिति पाई गई है, तो वो लुप्त जातियाँ कहलाती है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब लुप्त जातियों में शामिल है। सुभेद जाति, वे जातियाँ जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या यदि विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों नहीं बदल जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। जैसे नील भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। तो ये सुभेद्य जाति है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा संख्या में है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर इसको फिर से अपना जैसा माहौल नहीं मिलेगा तो ये संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या बहुत कम है। यदि वे जारी रहा तो ये आगे समय में खत्म हो जाएगा। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, संगाई आदि ये खत्म हो रहे हैं। दुर्लभ जाति वे जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकता है, मतलब बहुत दुर्लभ है। तो दुर्लभ है यानी कि ये जिस कारण से दुर्लभ है वो परिस्थितियां अगर इसके पास रहेगा ही तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के जातियों के संकटग्रस्त जातियों कहते हैं। दुर्लभ जातियों, मतलब ये दुर्लभ जातियों के बारे में था। स्थानिक जाति, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जातियाँ, जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, तो कृषि में विस्तार, भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार 1951 से 80 के बीच, यानी कि कृषि में विस्तार हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 1951 से लेकर 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर से अधिक के वन क्षेत्र को कृषि भूमि में बदल दिया गया। अधिकतर जनजातियाँ जो है विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित हुआ है। अब संवर्धन वृक्षारोपण, जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति संवर्धन वृक्षारोपण हो गया। जब व्यावसायिक महत्व के किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत में कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण किया गया है ताकि कुछ चुनिंदा प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके।
इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया है। विकास परियोजना आज़ादी के बाद से बड़े पैमाने वाली कई विकसित परियोजना को मूर्त रूप दिया गया। इससे जंगलों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। 1952 से आज तक नदी घाटी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों का सफाया हो चुका है। जो नदी घाटी परियोजना बना है उसके कारण खनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। जैसे पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन किया गया। संसाधनों का असमान बंटवारा और अमीर गरीबों के बीच संसाधनों का असमान बंटवारा होता है। इससे अमीर लोग संसाधन का दोहन करते हैं और पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हिमालयच यानी कि चीड़ की प्रकार सदाबहार वृक्ष ये होते हैं। चीड़ के जो वृक्ष होते हैं उस तरह के हिमालयच भी उस तरह का एक वृक्ष है। एक औषधीय पौधा जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग क्या है तो इसका उपयोग या पेड़ की छाल, पत्तियाँ, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कैंसर रोगों में उपचार किया जाता है हिमालयच से। नुकसान भी इसका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यब के हजारों पेड़ सूख गए हैं। कम होते संसाधनों के समाज पर क्या क्या प्रभाव होता है अगर संसाधन कम होगा तो इससे ये दिक्कत होगा कि बहुत सारे ये ईंधन, चारा, पेयजल ये सब प्रॉब्लम होने लगेगा। और यहाँ पे वन उन्मूलन से बाढ़ और सूखा, प्राकृतिक जैसे विपदाएं बढ़ जाती है अगर पेड़ पौधा कटेगा, जिससे गरीबों को काफ़ी कष्ट होता है। भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 तो 1960 और 70 के दशकों के पर्यावरण संरक्षकों ने वन्य जीव की रक्षा के लिए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने वन्य जीवन अधिनियम 1972 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य था कि इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई और बची संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगाया गया। वन्य जीवन के आवास पर कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन पशु विहार स्थापित किए। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। संरक्षण के लाभ तो बहुत सारे लाभ होते हैं। वन विभागों द्वारा वनों का वर्गीकरण भी अलग अलग वन में किया गया, जैसे आरक्षित वन। तो देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों जीवन को संरक्षण की बात की गई, आरक्षित वनों का सर्वाधिक मूल्य सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा वन और जीव ये संरक्षित रहते हैं। रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन होता है। हो गया यहाँ पे रक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं वे अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति या सरकार और समुदाय के स्वामित्व में होते। वन्य जीवन को हानि होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा जो वन्य जीव संरक्षण किया गया है उसके द्वारा मानकर फिर से भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निश्चय जिसको जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए गए हैं। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी गई है। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा अन्य कई इको विकासीय यानी कि पारिस्थितिकीय विकासीय परियोजना शुरू की गई है। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान बनाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। अब चिपको आंदोलन वन को बचाने के लिए किया गया था, एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिलों में सन 1970 में भी आरंभ हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है तो बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर
को 1973 में शुरू किया गया था। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर सिर्फ 1827 हो गई है। बाघ की आबादी के लिए खतरे तो व्यापार के लिए शिकार, सिमटता वास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या आदि। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व जो है वह उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सिरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के ये सब उदाहरण है। थर्ड चैप्टर है जल संसाधन। तो जल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि दुनिया में पानी की कुल मात्रा 96.5% समुद्र के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% मीठे जल पानी के रूप में अनुमानित है। तो यहाँ पर समुद्र में 96.5% है और 2.5% है वह मीठे पानी के रूप में अनुमानित है। मेघालय में बांस की ड्रिप सिंचाई प्रणाली उपयोग किया जाता है, यानी कि बांस की ड्रिप से वहाँ पे सिंचाई किया जाता है। ताज़े पानी के स्रोत वर्षा जल, सतह जल, नदी, झीलों आदि में। अब भूजल बात कर लेते हैं। भूमि में संग्रहित जल जो बारिश से रिचार्ज हो जाता है तो ये भूजल कहलाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली में क्या है, तो नदियों व झरनों के जल को बांस के बने पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई करते हैं तो वे बांस ड्रिप सिंचाई कहलाती है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण जो था पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इलाहाबाद में परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झीलें सिंचाई प्रणालियों के बड़े पैमाने पर बनाई गई थी। उड़ीसा के कलिंग, नागार्जुन कोंडा में परिष्कृत सिंचाई कार्य पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में बेनूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर। 11वीं शताब्दी में बनी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। 11वीं शताब्दी में जो बनी थी भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में थी। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने पानी की आपूर्ति के लिए दिल्ली के हौज खास में एक टैंक का निर्माण किया। सीरी किला क्षेत्र में। अब टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाले ग्रीष्म ऋतु तक पानी पीने का उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। पालर पानी, वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है पीने योग्य पानी है, इसे पालर पानी कहा जाता है। वर्षा का पानी जो भूमिगत टैंकों में जमा होता है और पीने योग्य पानी होता है, इसे पालर पानी कहा जाता है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, पीने के लिए यूज करते हैं। इस पेयजल का शुद्धतम रूप माना जाता है। गर्मियों में ये टैंक भूमिगत कमरों और उनके जुड़े कमरों को ठंडा साफ रखते हैं। भारत देश जल अभाव के कारण, यानी कि देश जल का अभाव बढ़ने के कारण भारत में मानसूनी जलवायु का क्षेत्र, मतलब जल अभाव किस लिए हो रहा है, ये सिंपल कॉमन बातें हैं। अब यहाँ पर है चैप्टर 4 जिसका नाम है कृषि। कृषि में इसमें कृषि प्रक्रिया, कृषि प्रणाली, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि, कृषि ऋतुएं, रबी, खरीफ, जायद और कृषि की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि क्या, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे जीवन के खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी यह पैदा करती है। कच्चा माल भी इसके अतिरिक्त चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्माण किया जाता है। कृषि प्रक्रिया तो जुताई, खेत जोतना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, फिर जुताई के बाद बुआई करते हैं यानी कि बीज बोते, फिर निराई यानी कि खरपतवार वहाँ से हटाते हैं, फिर सिंचाई, पानी डालते हैं, खाद या उर्वरक डालते हैं, फिर कीटनाशक, कीड़ों मरने वाली दवाई का छिड़काव करते हैं, तब कटाई करते हैं। फसल पकने पर काटना, फिर दलाई यानी कि गहराई या बालियों में से बीज अलग करना। कृषि प्रणाली जिसमें निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि आते हैं। प्रारंभिक जीविका यानी कि निर्वाह कृषि की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कृषि
जिसमें किसान अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उत्पादन करता है। इसमें परंपरागत कृषि के उपकरण तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। अपकर्तन या दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि। किसान जंगल की भूमि के टुकड़े को साफ करने अर्थात पेड़ काटकर जलाते हैं, परिवार के जीविका निर्वाह के लिए खेती करते हैं और उस जीवन की उर्वरता कम होने के बाद अन्य जमीन के टुकड़े को साफ करके खेती करते, तो वे कहलाते हैं कर्तन दहन प्रणाली या स्थानांतरित कृषि। तो ये अब गहन निर्वाह कृषि। इस पत्ते में अधिक उत्पादन के लिए अधिक पूंजी का निवेश, आधुनिक उपकरण और कीटनाशकों उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है, तो वे गहन कृषि कहलाता है। वाणिज्यिक कृषि हो गया कि इसको व्यापार के लिए किया जाता है। आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार वाले देने वाले बीज और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से जो उच्च पैदावार प्राप्त करना है, तो वाणिज्यिक कृषि में ये आते हैं। कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। अवरोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में रोपण कृषि हो गया। एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है जिसमें विस्तृत क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, जिसमें अत्यंत पूंजी निवेश व श्रम का उपयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि मुख्य रोपण फसलें हैं। गहन निर्वाह खेती और वाणिज्यिक खेती के बीच अंतर। तो गहन निर्वाह मतलब पता चल गया कि अपने सिर्फ परिवार को चलाने के लिए मतलब खेती की जाती है छोटे मोटे तौर पर, और वाणिज्यिक कृषि बिजनेस रिलेटेड हो गया कि खेती करके बिजनेस में करेंगे। अब भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले रबी फसल की बात करते हैं। तो रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु मतलब अप्रैल से जून के मध्य में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी फसलें। तो गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों ये सब रबी फसलें। खरीफ फसल हो गया कि विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो वे खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन है। जायद फसल हो गया कि रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारों की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष लग जाते। गन्ना। अब कृषि की मुख्य फसल खाद्य फसल में चावल, गेहूं, मक्का, नकदी फसल में चाय, कॉफ़ी, रबर, जूट, कपास, बागवानी फसल में फल फूल, सब्जियां। भारत में मुख्य रूप से चावल, मोटे अनाजें, दलहन, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास, जूट इत्यादि का फसल उगाई जाती है मुख्य फसल। अब चावल के बारे में एक एक करके इसका हर बात को जानते हैं। तो चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। हमारे देश दुनिया में चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे उत्पादक देश है। जलवायु चावल के लिए है कि धान जो है यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है और गीले मानसून में अच्छी तरह से यह बढ़ता है। तापमान इसका 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहना चाहिए। भारी आर्द्रता अपेक्षित होता है। वर्षा 100 सेंटीमीटर से ऊपर। इस गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता है, यानी कि गर्मियों में भारी वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेती के लिए क्षेत्र उत्तर और पूर्वी भारत के मैदान पर इसका खेती किया जाता है। सिंचाई के मदद से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसको ज़्यादा है। अब गेहूं की बात कर लेते हैं। गेहूं भारत का सबसे महत्वपूर्ण दूसरा फसल है। यह उत्तर में और देश के उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य खाद्य फसल है। मृदा के प्रकार में जलोढ़ मृदा और काली मृदा में इसको बोया जाता है। तापमान यानी कि वृद्धि के समय ठंडा तथा कटाई के समय तेज धूप होना चाहिए। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। खेती के क्षेत्र यानी कि दक्कन के उत्तर पश्चिम और काली मिट्टी वाले क्षेत्र में गंगा सतलज में यह ज़्यादा होते हैं।
मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण मोटे अनाज हैं। हालांकि इनको अनाज के रूप में भी जाना जाता है, किंतु इनमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है। ज्वार क्षेत्र और उत्पादन के संबंध में तीसरा ज्वार जो है उत्पादन और संबंध के क्षेत्र में तीसरा महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। अब बाजरा की बात कर लेते हैं। मृदा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बाजरा उत्पादक जो है वह राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बाजरा उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। रागी बात कर लेते हैं तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। रागी जो है वह शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। तो रागी के बारे में देख ले कि यह मृदा के प्रकार है और शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी उत्पादक राज्य रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। तो रागी देख लिए कि यह जो शुष्क फसल में होते हैं यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी उत्पादक राज्य रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में रागी का उत्पादन किया जाता है। मक्का एक ऐसा फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारों दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। तापमान जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में उगाई जाती है। अब मृदा जो होते हैं वह पुरानी जलोढ़ मृदा पर मक्का जो होते हैं वह अच्छा उगता है। जो मृदा जलोढ़ होती है खेती के लिए क्षेत्र बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। मक्का उत्पादक राज्य में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग में मक्का का उत्पादन बढ़ा है। अब दाल की बात करते हैं। भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के साथ साथ बड़े उपभोक्ता भी है। शाकाहारी खाने में दाल सबसे अधिक प्रोटीनदायक होता है, जैसे तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। शाकाहारी दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरता बनाए रखती है। यहाँ पर सब जो मैक्सिमम दालें हैं वह वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि को उर्वरता बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। मतलब जो जनरल फसल होते हैं इसको आवर्तन में भी बोया जाता है ताकि नाइट्रोजन मिट्टी को मिलता रहे। इसके कारण दाल उत्पादक राज्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न के अलावा यहाँ अन्य फसलें भी उगता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे उत्पादक है। जलवायु यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। मृदा के प्रकार यह विभिन्न प्रकार की मृदा पर अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तापमान जो होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा जरूरत पड़ता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया। अब यहाँ पे है तिलहन की बात कर लेते हैं। दाल के बारे में देख लीजिए। तिलहन में भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरबी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत के प्रमुख तिलहन है। दुनिया में मूंगफली उत्पादन चीन जो है वह प्रथम है और मूंगफली के उत्पादन में भारत दूसरा राज्य है। और रेपसीड उत्पादन में कनाडा प्रथम, चीन दूसरा और भारत दुनिया का तीसरा में है रेपसीड उत्पादन में। चाय बात कर लेते हैं। दुनिया में चाय उत्पादन जो है 2020 में चीन प्रथम और भारत जो है वह दूसरा स्थान था। उसका जलवायु चाय के लिए उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से विकसित होते हैं। मृदा गहरी उपजाऊ, अच्छी तरह से सूखा मृदा जो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों में समृद्ध हो, इस तरह के भूमि में चाय का उत्पादन होता है। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। उच्च आर्द्रता और लगातार वर्षा पूरे वर्ग समान रूप से वितरित होनी चाहिए। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य में असम और पश्चिम बंगाल है।
कॉफ़ी की बात करते हैं। चाय की तरह कॉफ़ी को भी बागानों में उगाया जाता है। भारत में सबसे पहले यमन से अरेबिका किस्म की कॉफ़ी को उगाया गया था। शुरुआत में कॉफ़ी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। बागवानी फसल सन 2017 भारत विश्व में फल और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादक है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी मतलब बंदा गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अखाद्य फसल जिसको खाते नहीं है तो रबर भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा और उपोष्ण क्षेत्र में उगाई जाती है। रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त होता है। वर्षा इसके लिए 200 से अधिक होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और नमी वाले क्षेत्र और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। रबर उत्पादक राज्य में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कपास भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है 2017 के हिसाब से। मृदा के प्रकार अब देखते हैं। कपास उगाने के लिए दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तापमान इस फसल को उगाने के लिए तापमान उच्च चाहिए और हल्की वर्षा और सिंचाई 210 पाला रहित होना चाहिए और खिली धूप की भी आवश्यकता होती है कपास के लिए। गेहूं उत्पादक राज्य में यहाँ पर अब गेहूं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना ये सब होते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादक यह खरीफ फसल का उदाहरण है और इसके उत्पादन में 6 से 8 महीना लगभग लग जाते हैं। खरीफ फसल का गेहूं उदाहरण है। अब जूट के लिए बात कर ले। जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ जूट के लिए अच्छी जल निकासी वाली बाढ़ के मैदानी के उपजाऊ मिट्टी में ज़रूरत होती है। जूट के मुख्य उत्पादक है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। शस्यावर्तन में हो गया भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़ों पर फसल बदल कर बोना, तो ये शस्यावर्तन में आता है। चकबंदी बिखरी हुई कृषि जौ तथा अथवा खेतों एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना, तो ये चकबंदी कहलाता है। जो बिखरी हुई कृषि जो रहता है या खेतों के एक साथ मिलाकर लाभप्रद बनाते तो वो चकबंदी कहलाता है। हरित क्रांति हो गया कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद उर्वरक का प्रयोग करने से कुछ फसलों में विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की कुछ हानियां भी जिसके कारण जैव विविधता समाप्त हो रही, सिंचाई से जल का स्तर नीचा हो रहा है, ये सब। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत कृषि प्रधान देश है। लगभग 2/3 आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर, यानी कि 2/3 कहने का अर्थ हो गया 2/3%, यानी कि लगभग 60% इसके पर निर्भर है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 26% है। सकल घरेलू उत्पाद का 26% कृषि का योगदान होता है। यह देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उद्योगों के कई कच्चे माल उत्पादन करता है। भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं कि यह जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और मुख्य रूप से अपने स्वयं के उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियों में पशु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसानों को मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि पर भूमंडलीय के प्रभाव होते हैं। भारतीय किसान इन उत्पादों के लिए अस्थिर कीमतों के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसमें साल दर साल बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। भारत में घटते खाद्यान्न उत्पादन के लिए उत्तरदायित्व कारण क्या क्या है? तो गैर कृषि जो होते हैं स्पर्धा के कारण रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, असक्षम और अनुसूचित जल प्रबंधन के कारण, अधिक भूजल दोहन के कारण और अपर्याप्त क्षमता और बाजरा का अभाव होते हैं। भारत में किसानों के सामने बहुत अलग अलग तरह की चुनौती आती है। ऐसी अच्छी सिंचाई, भारत में कृषि जो युक्त भूमि होते हैं वो सब, सरकारी सहायता से सस्ते ऋण, बिजली पानी की सुलभता, ये सब प्रॉब्लम होता है। बाढ़, सूखे, ये सब अक्सर आते रहते हैं जो किसानों को भारी नुकसान पहुंचाते। कृषि संबंधी ये सब है।
उसके बाद है फसली की बीमा सुविधा, ये सरकार उपलब्ध कराता है। बहुत सारे ये किसानों के लिए सरकार ये कर रही है। अब चैप्टर 5 है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन से जो मेरी सिस्टर है वो पढ़ेगी और आप लोग सुनकर उसका लाभ लीजिए। तो लास्ट चैप्टर ख़त्म वहीं से होगा जो कि परिवहन से रिलेटेड है। तो लास्ट में थैंक्स नहीं बोलकर अब ये थैंक्स बोल देते, थैंक्स। तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है चैप्टर का नाम, और ये जियोग्राफी है क्लास 10th का, और ये अध्याय 5 है जिसमें खनिजों की उपलब्धता, खनिजों का वर्गीकरण, धात्विक खनिज, लौह खनिज, अलौह खनिज, अधात्विक खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के शीत ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये क्लास 10th का भूगोल है, चैप्टर 5 है और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन नाम है इसका। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। खनिज हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, लोहा, मैग्नीज, अधक जैसे खनिजों के अंगों का मिश्रित होता है। खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में होते हैं। खनिजों का हमारे लिए महत्व, दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़, सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं। इमारतें, पुल तथा खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं। मशीन और औजार खनिज से बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से ही बनाए जाते हैं। खनिजों की प्राप्ति स्थल, आग्नेय तथा कायांतरिक से जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा। अपसादी चट्टानों की परतों में कोयला, पोटाश, सोडियम, नमक। धरातलीय चट्टानों से उपघटन से जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में सोना, चांदी, टीन, प्लैटिनम। महासागरीय जल, नमक, मैग्नीशियम, बोरोसाइट्स। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिज दरारें जोड़ों, अंशों व बिंदुओं में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे से भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ये ठंड होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसके उदाहरण। भूगर्भ शास्त्री, वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति और उसके निर्माण का अध्ययन करते हैं। खनन, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। खनिज के वर्गीकरण का आधार, खनिजों का वर्गीकरण आधार। खनिजों का वर्गीकरण उसके रंग, चमक, कठोरता, घनत्व तथा क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। खनिज के प्रकार, खनिज 3 प्रकार के होते हैं: धात्विक, अधात्विक एंड ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश अधिक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: लौह, जिसमें लोहे का अंश हो, और जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि। और लौह, जिसमें लोहे का अंश न हो, अलौह होगा, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। लौह खनिज, जिन खनिज में लौह अंश होता है, लौह के अंश होता है यानी लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज आदि। लौह अयस्क, लौह अयस्क
एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क जिनमें 70% लौह अंश होता है। सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप में उपयोगी होते हैं। हेमेटाइट उद्योगों में प्रयोग होने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोहा जिसमें 50 से 60% लौह अंश होता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ उड़ीसा, झारखंड पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई व पेंट बनाने में किया जाता है। अलौह खनिज इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता। यद्यपि ये खनिज जिसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। धातु शोधन इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लौह और अलौह खनिज में अंतर। धातुवर्धीय तने और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में प्रयोग होता है। मध्य प्रदेश की बालघाट खदानों देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों में समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों में विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धीयता यानी मेलिएबिलिटी भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अत्यधिक अधात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर, बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी, राजस्थान में अजमेर के पास, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर पेटी। अधिक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसारी चट्टान में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनन उद्योगों को घातक उद्योग कहा जाता है। इन उद्योगों में श्रमिकों के स्वास्थ्य व पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। श्रमिकों को फेफड़ा से संबंधित बीमारियां हो जाती है। खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने पर श्रमिकों में डर बना रहता है। कई बार खदानों की छत से गिर जाने से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। खनन के कारण नदियों का जल बहुत प्रदूषित हो जाता है। भूमि और मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। तेज खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे उद्योग और कृषि के आधार है। नवीकरणीय योग्य नहीं है। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं। इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय।
खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो तथा जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक या प्रमाणित और लकड़ी का प्रयोग करें। खनन व खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय, रद्दी एवं पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीकों से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग, नियोजित व सतत पोषणीय तरीके से उपयोग, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना जैसे CNG ऊर्जा संसाधन, खाना पकाने में रोशनी व ताप के लिए गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लकड़ी, उपले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला है। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले के 3 प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। बिटुमिनस कोयला गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी में बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है, उसके प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों का स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधक, सलाय, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाई से निकलता है, 18% गुजरात से और 13% असम से आता है। प्राकृतिक गैस इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योगों के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम
उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसीलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रवाहित जल से जो हाइड्रो टरबाइन जलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व खनिज गैसों को जलाने के टरबाइन जलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो भाखड़ा, नांदल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। परंपरागत ऊर्जा के साधन परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने में प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, उसका प्रयोग परमाणु तथा आणविक दोनों के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। आणविक शक्ति अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आणविक खनिज परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम। आणविक शक्ति अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आणविक शक्ति परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह प्रदूषित रहित ऊर्जा संसाधन है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। पवन ऊर्जा भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस ऊर्जा को घास भूस, कृषि कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से भी प्राप्त की जाती है। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वारा से पानी भीतर भर जाती है और उसके द्वारा बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिम तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं अवस्थित है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का संरक्षण ज़रूरत न होने पर बिजली बंद कर देनी चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं, इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। नवीकरणीय
साधनों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युत बचत करने वाले उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। कार पूलिंग। विनिर्माण उद्योग नोट्स ये है क्लास 10th का जियोग्राफी, और ये क्लास 10th का है और चैप्टर 6 है हिंदी माध्यम से। इसका नाम है विनिर्माण उद्योग। यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें विनिर्माण उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान, औद्योगिक अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, और लौह और इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम प्रगलन, रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, औद्योगिकी प्रदूषण और पर्यावरणीय आदि के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 10th का है, चैप्टर 6 है। इसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चा माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। विनिर्माण उद्योगों का महत्व। विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योगों से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। विनिर्माण उद्योगों से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता कम होती है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसी देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण होने से देश में संपन्नता आती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों के सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योगों का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पादन का 25 से 35% है। पिछले 1 दशक के भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। विदेशी विनिमय। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी मुद्रा यह एक माध्यम विदेशी द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुओं खरीदती व बेचती। उद्योग विनिर्माण का विस्तृत रूप उद्योग कहलाता है। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक। उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारक। अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधन, कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों की अवस्थिति के मानवीय कारक, श्रम पूंजी बाजार, परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा आदि की सुविधाएं। आधारिक संरचना, उद्यमी, सरकारी नीतियाँ। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, जिसके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमीनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि।
पूंजी निवेश के आधार पर लघु उद्योग, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो तो उसे लघु उद्योग कहते हैं। बृहत उद्योग, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का निवेश हो उसे बृहत उद्योग कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग जैसे SAIL, BHEL, GAL आदि। सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर सरकार के स्वामित्व। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास में चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योगों, वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार करने वाला उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, कृषि उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। वस्त्र उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इनका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। सूती कपड़ा उद्योग, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में बम्बई में स्थापित की गई। महात्मा गांधी ने चरखा काटने व खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्र तक ही सीमित थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, सूतों की सीमितता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारक के इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्याएं पुरानी और परंपरागत तकनीक, लंबे रेशे वाली कपास की पैदावार का कम होना, नई मशीनरी का अभाव। कपास उद्योग की प्रमुख समस्याएं: बिजली की आपूर्ति अनियमित है, मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता, श्रम का कम निष्पादन। सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा। पटसन जूट उद्योग, भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश दूसरे सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है। भारत में अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है? भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इस उद्योग को कच्चे पटसन के निस्तारण के कारण पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जो हुगली नदी के पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं।
पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों में सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। पटसन की चीज़ों के लिए कलकत्ता का बंदरगाह है। कच्चे माल की मील तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवेज तथा रेल परिवहन। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराता है। भारत के जूट उद्योगों के सक्षम चुनौतियाँ। कृत्रिम रेशों से चीज़ें बनने लगी। कृत्रिम रेशों से बनी चीज़ें सस्ती होती हैं। जूट की खेती पर व्यय बहुत हो जाता है। विदेशी स्पर्धा का मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। चीनी उद्योग। भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान व गुड़ व खांक साड़ी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। दक्षिण और पश्चिम राज्यों में चीनी की बड़ी मिलों के कारण गन्ने में सुक्रोज की अत्यधिक मात्रा है। ठंडी जलवायु। सहकारी समितियाँ अधिक सफल हुई। भारत में चीनी उद्योग के प्रमुख चुनौतियाँ। यह उद्योग मौसमी प्रकृति का है, छोटी अवधि का होता है। गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम है। पुरानी मशीन का होना, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, परिवहन के साधनों के असक्षम होने के कारण गन्ने पर समय पर कारखाना में न पहुंचना। खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लौह तथा इस्पात उद्योग। लौह तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के व मध्य उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। इन उद्योगों के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। वर्ष 2016 इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का है। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा माल इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। भारत के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की अधिकतम है सांद्रता होने के कारण। लौह अयस्क की कम लागत, नज़दीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता, सस्ते श्रम की उपलब्धता, घरेलू बाजार में विशाल विकास क्षमता। भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग पूर्ण विकास न हो पाने के कारण कोकिंग कोल की उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, श्रम की कम उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, कमजोर बुनियादी ढांचा, लोहा और इस्पात उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहे जाने के कारण कई अन्य उद्योग लोहे और इस्पात उद्योग पर निर्भर है। लोहा और इस्पात उद्योग तथा उद्योगों जैसे कि चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग आदि को मशीनरी प्रदान करता है। देश की औद्योगिक प्रगति इस उद्योग पर निर्भर करती है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लोहा और इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहे जाने के कारण लौह उद्योग, कोयला और चूना जैसे सभी कच्चे माल प्रकृति में भारी है। इस उद्योग के तैयार उत्पादनों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम प्रगलन। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, रंग अवरोधी, ऊष्मा तथा सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण
से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमीनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं: नियमित ऊर्जा की पूर्ति, कम सीमित व कच्चे माल की उपलब्धता। रसायन उद्योग: भारत के सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व विश्व के आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। भारत में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाइयों आदि बनाने में काम आता है। उर्वरक उद्योग: अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार आदि शामिल है। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फोरेट उर्वरक तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित है। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसीलिए यह पोटाश का आयात करते हैं। हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश में कई भागों में हुआ। सीमेंट उद्योग: इस उद्योगों को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन, कोयला व विद्युत आवश्यक, इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से खाड़ी के देशों में व्यापक व्यापार की उपलब्धता है। हमारे देश के लिए सीमेंट उद्योग का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? भवन, फैक्ट्रियों, सड़कें, पुल, बांध पर घर आदि का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है। अफ्रीका के देशों में मांग रहती है। 13 मोटर गाड़ी उद्योग: मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित है। भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने मोटर गाड़ी उद्योग के अत्यधिक वृद्धि करने के कारण उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार बढ़ा। वाहनों की मांग बढ़ी। कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग में यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया। आज 15 इकाइयाँ कार, 14 इकाइयाँ स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान रोजगार उपलब्धता करवाता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार के विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। प्रदूषण के प्रकार: तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। उद्योग द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन। रासायनिक और पेपर उद्योग, ईंट भट्टे तथा रिफाइनरी द्वारा धुआं निकालना।
जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, कार्बनिक तथा अकार्बनिक द्वारा प्रदूषण, पेपर, रासायनिक, वस्त्र उद्योग तथा उद्योगों द्वारा प्रदूषित, तापीय प्रदूषण, कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल का नदी में गिरना, ध्वनि प्रदूषण, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है, हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। उद्योगों तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपाय। प्रदूषित जल को नदियों में न बहाया जाए, जल को साफ करके प्रवाहित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे मशीनरी का प्रयोग करना चाहिए जो कम ध्वनि करे। भारत में पर्यटन को बढ़ते महत्व, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र का उद्योग कुल 25 लाख नौकरियां प्रदान करता है। कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40%। उद्योगों व व्यापार में वृद्धि कारक, देशों के आधार पर भौतिक ढांचे में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय बंधुता बढ़ाने में उपयोगी। हाल में वर्षों के पर्यटन उद्योग के कई नए स्वरूप जैसे मेडिकल टूरिज्म आदि प्रचलन भी बढ़ा। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये एनसीईआरटी नोट्स है, ये क्लास 10th का ज्योग्राफी है और ये अध्याय 7 है जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं देश की जीवन रेखाएं परिवहन तथा संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता करते हैं। परिवहन के साधन जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे रेल, वायु एवं जल परिवहन। संचार के साधन वे साधन जो सूचना, समाचार एवं संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल आदि। परिवहन के साधन ए स्थल, बी सड़क परिवहन, सी रेल परिवहन, डी पाइपलाइन, ई जल, एफ आंतरिक जल परिवहन, जी समुद्री परिवहन, एच वायु। घरेलू विमान सेवा, सार्वजनिक प्राधिकरण, निजी विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। सड़क परिवहन, भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले आरंभ हुआ। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। भारत में सड़कों के प्रकार, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर उन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग 4 महानगरों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। जिला मार्ग जिले से प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अन्य सड़कें वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती है। सीमांत सड़कें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमांतवर्ती क्षेत्रों को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाला 6 लेन वाला महाराजमार्ग। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ता है। यह राजमार्ग परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAL के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है
इसका रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग BWD का होता है। जिला मार्ग ये सड़क जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों के उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अन्य सड़कें ये सड़कें ग्रामीण का शहरों को जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। सीमांत सड़क भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सड़कों की देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिनका उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कें का निर्माण इन सड़कों के विकास के दुर्गम क्षेत्रों में आवाजाही सरल हुई है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ किया गया। निर्माण तथा व्यवस्था सुविधाजनक है। हमें घरों तक पहुंचती है। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा उबड़-खाबड़ स्थानों पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। सड़क परिवहन किन समस्याओं से जूझ रहा है? लगभग आधी सड़कें कच्ची है, जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं रहती है। यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त है। बढ़ते हुए वाहनों के कारण बहुत तंग व भीड़ भारी है। इसमें सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की पर्याप्त नहीं है। रेल परिवहन लाभ रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। देशों के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक व उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया है। समस्या: बिना टिकट यात्रा करना। पाइपलाइन: पहले शहरों में उद्योगों तथा घरों में पानी पहुँचने के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता था। अब कच्चा तेल, पेट्रोल व प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा तापविद्युत ग्रिड तक पहुँचाना। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पहुँचाना। महत्वपूर्ण पाइपलाइन के जाल: असम से कानपुर, गुजरात सलाया से जालंधर तक, गुजरात के हजारी में विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक पाइपलाइन परिवहन के लाभ। पाइपलाइन द्वारा शहरों और उद्योगों में पानी पहुँचाने के साथ गैस, खनिज तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। समय की बचत होती थी। बीच की टोरी और बर्बादी को रोका जा सकता है। पाइपलाइन बिछाने की लागत अधिक है, परंतु इसको चलाने की लागत कम है। पाइपलाइन द्वारा परिवहन शीघ्र, सुरक्षित और आसान हो जाता है। रेलों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता है। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। स्थूल व भारी सामान के ले जाने में सहायक होता है। ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल होता है। विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग: निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा
राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरा से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें 205 किलोमीटर, काकीनाडा और पुडुचेरी नहर ईस्ट रेंज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 278 किलोमीटर। माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। प्रमुख समुद्री पत्तन। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। भारत के प्रमुख पत्तन। भारत के पश्चिम घाट के प्रमुख पत्तन। कांडला दीनदयाल पत्तन गुजरात में स्थित स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन। यह एक ज्वारीय पत्तन है। मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़ा पत्तन। जवाहरलाल नेहरू पत्तन महाराष्ट्र में स्थित, इसका विकास मुंबई पत्तन से हुआ। मारमागांव पत्तन गोवा में स्थित लौह अयस्कों के 50% का निर्यात यहाँ से किया जाता है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में स्थित केद्रेमुख की खान से लौह निर्यात। कोची केरल लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पत्तन है। भारत के पूर्वी घाट के प्रमुख पत्तन। तूतीकोरन पत्तन तमिलनाडु में स्थित प्राकृतिक पत्तन, सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु में स्थित प्राकृतिक पत्तन, सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन। विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में स्थित सबसे गहरा पत्तन। पारादीप पत्तन ओडिशा में स्थित लौह अयस्कों का निर्यात के लिए। कोलकाता पत्तन पश्चिम बंगाल में स्थित अंतःस्थलीय नदी पत्तन। हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बनाया गया है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन के साधन। अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को पार करने के लिए देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा, जबकि इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदा के समय राहत पहुंचाने के लिए वायु परिवहन के समस्या। सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं, महंगा साधन। मौसमी परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित होता है। वायु परिवहन का महत्व। आरामदायक साधन है, सभी साधनों के मुकाबले सबसे तेज है। दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त है। कम से कम समय में दूसरे स्थानों पर पहुंचा देता है। बॉर्डर पर सेना के रखरखाव व भेजना सामग्री हेतु महत्वपूर्ण है। भारत के मुख्य हवाई अड्डे
राजा झांसी, अमृतसर पंजाब में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, मीनमक्कम चेन्नई में, नेताजी सुभाष चंद्र कोलकाता में, राजीव गांधी हैदराबाद में। संचार सेवाएं भारत में टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस, फिल्मों, टेलीफोन आदि द्वारा निजी दूरसंचार और जनसंचार की सुविधा उपलब्ध है। निजी संचार कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल हैं। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। जनसंचार लगभग 100 से अधिक भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों व नीतियों के विषयों में जानकारी देता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड करता है। आकाशवाणी राष्ट्रीय, देश, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। जनसंचार के साधन से होने वाले लाभ: स्वास्थ्य मनोरंजन करता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जागरूक करता है, ज्ञानवर्धक है, खेल संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। दूरदर्शन राष्ट्रीय समाचार और संदेश का माध्यम है। व्यापार राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। आयात व निर्यात व्यापार के घटक है। आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। देश का 95% व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इसका वितरण असमान है। व्यापारी जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधनों को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहने के कारण परिवहन तथा संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे के पूरक है। देश विदेश के दूर स्थित इलाकों को एक दूसरे से मिलाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। जीवन आरामदायक व सुविधापूर्ण हो जाता है। सारा देश आपातकाल में एकजुट हो जाता है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में है। लगभग 150 लाख लोग पर्यटन व्यवसाय में लगे हुए। पर्यटन उद्योग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। वह स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। भारत की कला संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों से विदेशी लोगों को परिचित करवाता है। एक व्यापार के रूप में काम करता है। दुनिया भर से विदेशी नागरिक भारत आते हैं। पर्यटन के नए रूप: विरासत पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, पहाड़ी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन आदि। प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन आते हैं। पर्यटन एक उद्योग या व्यापार के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार सहायक है? पिछले कुछ वर्षों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक लोग इन उद्योगों में लगे हुए हैं। स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को विकास के अवसर पर प्राप्त हुए हैं।
विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है।